बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं सिली पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत कुछ हुआ। ये 2025 के साल का आखिरी रोज़ है और आखिरी हमारा प्रोग्राम है इस वीक का, तो हमने सोचा कि आज 2025 को रैप अप करेंगे बड़ी तफसील के साथ। टेस्ट मैचेस में, वनडे में, T20 में परफॉर्मेंस, उसके अलावा वुमेन टीम की परफॉर्मेंस, उसके अलावा जूनियर टीम की परफॉर्मेंस, सब पर हम नज़र रखेंगे। और भी बहुत सारे मौज़ूआत हैं। फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट का जो सीज़न अब शुरू हुआ है डिपार्टमेंटल फ़र्स्ट क्लास का, उसका पहला राउंड मुकम्मल हो गया और पाकिस्तान टेलीविज़न ने अपना मुकाबला जीत लिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़। उसके अलावा तमामी फ़ैसले कल हो चुके थे, तो हमने आज इस मौजू पर बात करने के लिए रखा है। उसके अलावा कुछ कंट्रोवर्सीज़ भी हुई, कुछ ऐसे मामलात भी हुए जो तनकीद की जद में आए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कप्तान तब्दील किया बहुत जल्दी में, ऐसा लग रहा था, उस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारे मौज़ूआत हैं, मैं उनको भी टच करने की कोशिश करूँगा। मेरे पहले मेहमान हैं मोहम्मद वसीम, पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक टेस्ट बैट्समैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको मुबारक हो, आज मैच जीत लिया पीटीवी ने। अल्हम्दुलिल्लाह। पीटीवी के हेड कोच भी हैं मोहम्मद वसीम, आपको पता है। इनसे इस मैच पर भी बात करूँगा और दूसरे मौज़ूआत हैं डोमेस्टिक कि जो कवानीन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस डोमेस्टिक सीज़न में बनाए हैं उस पर भी ज़रूर बात करेंगे। तनवीर अहमद मेरा दूसरा मेहमान। अस्सलाम वालेकुम तनवीर। वालेकुम सलाम। खैरियत से भाई? अल्लाह का शुक्र। तो ठीक है, स्ट्रेट ऑफ पाकिस्तान की टेस्ट परफॉर्मेंस, वनडे परफॉर्मेंस। टेस्ट मैच 5 खेले, 2 जीते। वनडे 17 खेले, 7 जीते। और T20 34 खेले और उसमें से जीते 21। तो ये परफॉर्मेंस टेस्ट मैच की अगर देखें तो सेटिस्फैक्ट्री है। देखिए, ओवरऑल देखें तो परफॉर्मेंस, अगर आप सिर्फ नंबर ऑफ मैचेस के हम जीते कितने, हारे कितने हैं, तो उस पर तो आपको इतने अच्छे नंबर्स नज़र नहीं आते हैं, स्पेशली ज़्यादा मैचेस आप घर पे खेल रहे हैं। कि टेस्ट मैचेस अगर आप कंपेयर करेंगे, आई थिंक कि 2-3 साल पहले आप चले जाते हैं तो उस टाइम पे ये था कि हम होम सीरीज़ तो सारी जीत रहे थे। तो आई थिंक साउथ अफ्रीका से जो मैच हारे थे वो थोड़ा सा सेटबैक था हमारे लिए कि साउथ अफ्रीका को पास में हम हरा चुके हैं जब वो लास्ट टाइम उन्होंने टूर किया था। तो वो थोड़ा सा था, एक अलार्मिंग था कि यार, क्योंकि पिचेस भी अगर हम देखते हैं कि बिल्कुल ही उस तरह की टेलर मेड हमने बनाई थी, टर्निंग पिचेस बनाई थी, ऑलमोस्ट टीम भी हमारी वही स्पिनर्स ही खेल रहे थे, तो उसमें एक मैच हारना वो थोड़ा सा लंबा फिक्रिया था। लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट के लिहाज से अगर आप देखते हैं, स्पेशली वाइट बॉल में, तो मैं कहूँगा कि आपने ठीक है नंबर्स मैचेस अगर आप देखते हैं तो शायद आपने उतने नहीं जीते, लेकिन कुछ चीज़ें जो आप अचीव करना चाह रहे थे एटलीस्ट उसकी जानिब बढ़े हैं। लेकिन अभी भी क्वेश्चन रहेगा यही कि क्या आपने वो अचीव कर लिया है ऑन द एक्सपेंस ऑफ इतनी लॉसेस के एक्सपेंस के ऊपर। क्या आपने एक ऐसी टीम या एक ऐसा सेटअप बना लिया है कि जिस पे आप मुतमईन हैं? तो आई थिंक उस पर अभी डिबेट है। चलें ठीक है तनवीर, आप रेड बॉल की परफॉर्मेंस को देखें तो 2 फतूहात हैं, 3 शिकस्त हैं, उनको कैसा देखते हैं? वेस्ट इंडीज़ से खेला, साउथ अफ्रीका से होम सीरीज़ भी खेली, अभी भी खेला। देखिए, बाहर की कंडीशंस में तो सबको ये आइडिया है कि स्पेशली जो एशियन प्लेयर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, ज़्यादातर बैट्समैन को होती है। बॉलर्स को तो फिर भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलती है कंडीशंस की वजह से। वो तो हमें समझ आती है कि हम बाहर जाएं तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे बैट्समैन बेहतर तरीके से क्रिकेट खेल लें, अच्छे रन्स कर लें, अच्छी लीड ले लें। अगर पहली इनिंग खेलते हैं तो अच्छी बैटिंग कर लें, अपने इंडिविजुअल अच्छी परफॉर्मेंसेस दे दें, जिस पे हम लोग बहुत खुश होते हैं कि यार चलें वहाँ जाके बाहर की कंडीशन में हमारी बैटिंग लाइनअप ने बड़े अच्छे रन्स किए। जो 100 करता है हम कितना अप्रिशिएट करते हैं कि यार क्या कमाल बैटिंग कर दी है। डिफरेंट कंडीशन जिसकी वजह से हम साउथ अफ्रीका में हारे भी। लेकिन जब पाकिस्तान में क्रिकेट शुरू हुई, आपको पता है कि मैंने बार बार एक चीज़ बोली कि हम मैचेस जीत रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से नुकसान भी हमें हुए क्योंकि हमने स्पिन ट्रैक्स बनाए। हमारे स्पिनर्स ने बड़े मज़े से आउट किए, बड़े जल्दी आउट किए, दूसरे बैट्समैनों को खेलने भी नहीं दे रहे थे। लेकिन उसके बाद जब हमारी बैटिंग आती थी, जिस तरह मैं वेस्ट इंडीज़ की बात करूं, एक टेस्ट मैच हम जीते, दूसरा हार गए, उनके स्पिनर्स ने आउट कर दिया हमें। हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, पहला टेस्ट मैच हम जीते, दूसरा फिर हार गए, ठीक है, उनके फिर स्पिनर्स ने आउट कर दिए। तो हम अगर ये सोचते हैं कि जी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए हमें बड़ा फ़ायदा हो रहा है, हम जीत रहे हैं, वो तो एक नज़र आती है। लेकिन आप देखें, आप सीरीज़ नहीं जीत रहे। आप वेस्ट इंडीज़ से भी सीरीज़ बराबर करा दी और आपने साउथ अफ्रीका से भी जो है वो करवा दी। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप फ़िलहाल हम जो टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अपनी कंडीशन में बैट्समैन के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमने कर दी हैं। अगर इतने ब्रेक विकेट पे, जो पहले ओवर से ही नए बॉल से ही ब्रेक हो रहा है, तो कोई भी बैट्समैन अगर ओपनर है, अगर वो कहता है कि यार मैं जाके क्या करूंगा, पहला बॉल इतना ब्रेक हो रहा है। 2 दिन में तो एशेज टेस्ट भी खत्म हो गया, उस पर एतराज़ नहीं है? एशेज नहीं, बिल्कुल एतराज़ नहीं है। क्योंकि उसकी रीज़न है कि पाकिस्तान में जितने भी टेस्ट मैचेस हो रहे हैं वो बहुत जल्दी 2-2 ढाई दिन में ख़त्म हो रहे हैं।
ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया में जब आप सेटल होते हैं, आप जाते हैं 4 दिन तक टेस्ट मैच जाता है, 3.5-4 दिन तक तो जाता है। अब तो वैसे भी आप पूरी दुनिया में देख लें, 5वें दिन तक टेस्ट मैच चलें, बहुत ठीक ही है, कम जाता है, ठीक है। चौथे दिन तक खत्म हो जाता है। ठीक तो है। हमें जो नुकसान हो रहा है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, जो मैं बार बार बोल चुका हूं, हमारे बैट्समैनों को प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप अपनी कंडीशन में अगर आपके बैट्समैन रिलैक्स नहीं है तो क्या बाहर जाके रिलैक्स होंगे? चलिए, आईसीसी वैसे टेस्ट वो नहीं हो चैंपियनशिप सकता। के जब से पॉइंट्स लेने का सिलसिला शुरू हुआ है कि होम सीरीज आपने हारी तो आपको बहुत बड़ा डेंट लगेगा, तो टेस्ट चैंपियनशिप का ये फार्मूला ये भी कहीं कहीं दखल अंदाजी करता है। तो तनवीर बात कर रहे हैं। देखिए, होम कंडीशंस का फ़ायदा तो आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि कोशिश की जाती है कि आप उस तरह की पिचेस पे खेलें जो आपकी टीम को सूट करती है, और यही वजह थी कि बहुत कम टीमें ऐसी हैं जो कि बाहर जाके जीतती थी। रिसेंट पास में भी ऐसा है, या उससे पहले भी, मतलब ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको शानदार नज़र आएगा टीम जाके 96 में आखिरी दफ़ा जीते हैं। मतलब बाकी टीमों की अगर बात करते हैं कि घर में तो सारी टीमें जीत रही थी, लेकिन बाहर जाके वो एक ट्रेंड बन गया था कि होम सीरीज आप जीत लें, बाहर जाके आपने हारना ही हारना। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, चाहे आप इंग्लैंड जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, तो अपने घरों के अंदर, इंडिया सबसे बड़ी मिसाल थी कि वो भी अपने घर पे, मतलब वो नहीं आते थे, इस तरह की कंडीशंस वो बनाते थे। तो ये सिलसिला एक पहले से चलता आ रहा है। तो इसमें एक तरफ से आप देखते हैं कि ठीक है जी, वाई नॉट, कि हम इसका फुल एडवांटेज लें कि जिस तरह की पिचेस हमें सूट करती हैं हम वो बनाएं, हमें पॉइंट्स भी मिलेंगे और हम मैचेस भी जीतेंगे। एंड ऑफ द डे जीत तो बैटर आप उस पॉइंट से इत्तेफाक नहीं करते कि ये कह रहे हैं बैट्समैन नहीं आ रहे या बॉलर्स को नुकसान हो रहा है? नहीं, अब उस पे जो नेक्स्ट बैट्समैन पॉइंट नहीं, आता है ना, बैट्समैन को प्रॉब्लम्स हो रही हैं। प्रॉब्लम्स ना, वो प्रॉब्लम अब क्यों आ रही है ना, वो लम्हा फिक्रिया हमारे लिए वो है कि टर्निंग पिचेस, ठीक है जी, हम हमारे स्पिनर्स अच्छे हैं, इन कंडीशन पे स्पिनर्स आउट कर लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आपने जवाब ये भी तो देखना है ना कि हमारे जो बैट्समैन हैं, आया वो स्पिन को अच्छा खेल लेते हैं कि नहीं? क्योंकि जब आप होम कंडीशंस का फ़ायदा उठाते हैं तो एक चीज़ का आपको पता है कि आपकी बॉलिंग ने जहाँ पे मैच जिताना है या बैटिंग के आपने जिताना है यहाँ पे। तो हमारा मसला है कि बॉलिंग हमने डिसाइड कर लिया जी कि वो हमें मैचेस स्पिनर्स हमें जिताएंगे, लेकिन अब जो उससे ज़्यादा बड़ा मसला आ गया है कि हमारी अपनी टीम के प्लेयर्स, आप जितने भी प्लेयर्स उठा के देख लें, एक मतलब आगा सलमान, सऊद वगैरह हो गए, ये स्पिन को अच्छा कहते हैं, हालांकि उनकी भी इतनी फॉर्म इन सीरीज़ में अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से हमें ये मैचेस आ रहे हैं। तो आई थिंक जो स्पिन खेलने का जो आर्ट है वो थोड़ा कम होता जा रहा है। वो ज़रा सोचना पड़ेगा कि हमारे अपने जो बैट्समैन हैं वो स्पिनर्स पे हल्का क्यों हो गए हैं। ठीक है, मतलब ये इससे पहले डिबेट आपने कभी सुनी थी 90s में या अर्ली 2000 में या आज से 10 साल पहले भी कि यार स्पिनर्स भी हमारे बैट्समैन फंस रहे हैं? जब भी फंसने की बात है, स्विमिंग पिच आ जाए, बाउंसी पिच आ जाए, होम कंडीशंस के अंदर तो सारे रन्स करते थे, आपको मैचेस जिताते थे। तो आई थिंक ये इसका ये एक डाउनफॉल है कि हमें ये जो प्रॉब्लम आ रहा है इसको हमें सोचना होगा कि अगर हमने फ़ायदा उठाना है तो बॉलर तो अपना काम कर देंगे, तो रन्स भी तो करने हैं, ठीक वो कौन है। बनाएगा? टेस्ट मैचेस से बात हो रही है जो 2025 में पाकिस्तान ने 5 टेस्ट मैचेस खेले, तो उस हवाले से आपको स्लाइड्स भी हम दिखाते जा रहे हैं। ये टेस्ट मैचेस हैं 5, 2 जीते 3 हारे। इसमें जो टॉप परफॉर्मर है वो शान मसूद है, तो शान मसूद की तो तारीफ बनती है। नहीं, जो भी परफॉर्म करेगा तारीफ बनती है, पहले नंबर पर इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जो उसकी परफॉर्मेंसेज हैं और ऐसी डिफ़िकल्ट कंडीशन में, मैं तो बोलूँगा कि पाकिस्तान में अभी जो कंडीशंस है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही हैं। देखें, जो मुझे ऐसा लगता है ना कि जब कोई भी टीम पाकिस्तान में आती थी ना खेलने, अभी की बात नहीं है, मैं अगर 10-15 साल 20 साल पीछे चला जाऊँ, उस टाइम आप देखना कि इस किस्म की पिचेस नहीं बनती थी। तो उस वक्त आपके फास्ट बॉलर्स कैसे अब थे? सुन तो ले, अब मैं यही अब सुने मैं वही चीज़ पूरी आपके सामने पूरी स्टोरी लेके आ रहा हूँ ना, क्या वजह क्या है। उस वक्त आपके टॉप के फास्ट बॉलर्स होते थे, ठीक है, क्वालिटी सब कुछ, लेकिन अगर आप पिच की तरफ नजर देखें तो उससे तो कुछ भी हेल्प नहीं मिलती थी उस उनको। वक्त आईसीसी टेस्ट ठीक है। चैंपियनशिप भी नहीं होती नहीं, थी। ना हो ये भी बेशक, नहीं, ना हो। वैसे मैं नहीं, टेस्ट तो टर्निंग ही होती थी, सुने उस दौर सुने में भी उनको भी घास वाली पिच थोड़ी वो जो पिचेस थी वो ऐसी पिचेस नहीं होती थी जो अब मिल रही हैं। पहले बॉल से बॉल ब्रेक हो गया, इतना अनप्लेबल हो रहा है कि बैट्समैन को समझ ही नहीं आ रही। उस वक्त ये नहीं होती थी, ठीक है। तो उनमें बॉलर्स में क्वालिटी भी थी, रिवर्स स्विंग की क्वालिटी, नए बॉल की क्वालिटी, सब कुछ, ठीक है। अच्छा, उस टाइम स्पिनर्स भी अगर बात करें उनमें भी क्वालिटी थी। अगर विकेट से ब्रेक नहीं मिल रहा तो उस टाइम शोल्डर में, फिंगर्स में जान होती थी, जिसकी वजह से उस विकेट से उनको हेल्प भी मिलती थी, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको नोमान के और साजिद के बारे में क्या बोला था, अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिन इनको मिलेगा विकेट से तो इनका बॉल ब्रेक होगा, अदरवाइज जहां पे नहीं मिलेगा ये इनका बॉल इतना ज़्यादा ब्रेक नहीं होगा और वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेंगे। और हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच में देखा भी, ठीक है। अच्छा, जब कोई भी टीम बाहर से आती थी उनकी स्ट्रेंथ क्या होती थी? फास्ट बॉलिंग। चलो ये तो माजी उनकी की स्ट्रेंथ बातें- फास्ट बॉलिंग माजी की होती बातें हो गई थी। ना, ये हम अब जो कर हम चुके हैं। अब उनकी ये हम स्ट्रेंथ कर फास्ट चुके बॉलिंग होती थी। अब जो आते हैं ना
सब ने क्रिकेट खेल ली, सबको कंडीशन पता चल गई। अब जो भी आता है पाकिस्तान, और हम पहले भी बोल चुके हैं कि अब जो टीम आएगी वो अपने साथ 3-3 4-4 स्पिनर्स लेके आएगी। उनको ये पता चल जाएगा यार, आपने कभी सोचा था, आपने कभी सोचा था कि दूसरी टीमें आएंगी उनके 2 फास्ट बॉलर खेलेंगे? हम तो देखते थे 3-3 4-4 खेलते थे, ठीक है, वो स्पिनर 3-3 खेल रहे होते हैं अब उनके। तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये हो गई, हमारी डोमेस्टिक में भी इतना बॉल ब्रेक नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, क्वालिटी स्पिनर्स की खत्म हो गई है, वो खेलते नहीं हमारे बैट्समैन। उसके बाद जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आए, डोमेस्टिक में इतना बॉल ब्रेक हो नहीं रहा, टेस्ट क्रिकेट में आए इतना बॉल ब्रेक हो रहा है। फास्ट बॉलर जब स्विंग सीम होता है ना, वो फिर भी मैनेज कर जाते हैं। आप चला दी, कटे मार दी, क्रीज छोड़ दी, बैटिंग क्वालिटी स्पिनर्स पे आप नहीं खेल सकते, तो बैटिंग क्वालिटी हमारी कम है। उसके लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसमें नुमान अली 40 विकेटों के साथ टॉप विकेट टेकर हैं। अब वनडे की बात अगर करें तो वनडे में 17 वनडे मैचेस खेले, 7 जीता और 10 हारा। और वनडे मैचेस की भी लिस्ट है मेरे पास कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है, ये लिखा हुआ है सारा। उसके अलावा रनर अप रहे, न्यूजीलैंड से हार गए ट्राई सीरीज़ में, साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज़ आपके सामने, ये सारा डेटा मौजूद है। ये 17 में से 10 मुकाबले आप वनडे के हार गए, तो वनडे में भी ऐसी कोई परफॉर्मेंस? देखिए, इवेंट तो कोई भी आपने बड़ा इवेंट अच्छा उस तरह नहीं खेला है वनडे का, बल्कि वाइट बॉल के जितने भी आपने इवेंट खेले हैं, मतलब इसकी यूटिलाइजेशन आपने जो खुद यहाँ पे करवाई हुई है, उसके अलावा तो हमने स्ट्रगल ही की है। तो ऑब्वियसली वो रिफ्लेक्ट आपकी जो बायलैटरल सीरीज़ होती है उसमें भी वो चीज़ें आ जाती हैं। तो वाइट बॉल की तो आई थिंक हम दोनों टीमें अगर देखते हैं, स्पेशली वनडे की भी देखते हैं, कि हालांकि मेरे ख्याल में हमारी टीम सेटल मतलब हो जानी चाहिए थी। मतलब रैंकिंग में आप देखेंगे तो थोड़ी सी बेहतरी आपको नज़र आएगी इसमें ओडीआई के अंदर, लेकिन हम फिर भी वो एक टीम को देखते हैं जी, कोई इवेंट के अंदर जाके कैसा ये परफॉर्म करेगी, तो वो भी ट्रू रिफ्लेक्शन हमें उस तरह नज़र नहीं आ रही है। तो मतलब उस तरह टीम हमारी सेटल हुई नज़र नहीं आ रही है। और एक तो ये कि हमारे मोस्टली प्लेयर्स अगर आप देखते हैं तो तीनों फॉर्मेट वाले ही प्लेयर्स हैं आपके पास उसमें। तो वो बॉलिंग का जो मसला, अगर हम नए बॉल की बात करते हैं जी कि टेस्ट मैच का मसला हमें, तो वो आपको T20 में भी आता है, वो आपको वनडे के अंदर भी आता है कि पावर प्ले के आपको विकटें नहीं मिलती हैं, जिसकी वजह से आपके वनडे मैचेस भी इतने अच्छे नहीं जाते हैं कि शुरू में आपको 1-2 विकटें या 3 विकटें मिलती हैं तो आप कंट्रोल करते हैं मैच को। तो ये कमी हमें वहाँ पे भी नज़र आई है कि वनडे के अंदर भी। और थोड़ा सा ये है कि जो पेस वनडे की शायद बाकी टीमें जिस पेस पे पहुँच चुकी हैं, हम उस पर मतलब अभी भी हम पीछे जा रहे हैं, उसके कोशिश कर रहे हैं, हम कैचअप की जो गेम है वो खेल रहे हैं, बजाय कि हम उनके साथ जाके मीट करें। तो आई थिंक ओडीआई क्रिकेट में भी बहुत सी चीज़ें अभी हमने अचीव और भी करनी है, लेकिन एंड ऑफ द देखें ये नंबर ऑफ मैचेस मैटर नहीं करते कि 17 में से आपने 10 मैचेस जीते हैं, इसमें से 17 में से आपने बेशक 8 मैचेस जीते हुए, लेकिन एक इवेंट जो आपने जीता होता या फाइनल खेला होता तो वो ट्रू रिफ्लेक्शन आपकी नज़र आती थी, क्योंकि अब इसमें आप खेलते तो इसीलिए है ना। टॉप परफॉर्मेंस सलमान अली आगा, उन्होंने बनाए 667 रन। और शाहीन अभी टेस्ट मैच का आपने क्या नाम लिया था, आपका कौन था? शान मसूद। अब देखें वाइट बॉल में उसका तो नाम दूर दूर तक नहीं लिया जाता। आपको ऑस्ट्रेलिया वाला वर्ल्ड कप याद है? ऑस्ट्रेलिया वाला जब फाइनल खेला था पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप, उसमें पाकिस्तान का हाईएस्ट रन गेटर कौन था? शान थे। और उसके बाद से आज तक शान मसूद उसके बाद T20 नहीं, हालांकि उसकी T20 एवरेज अच्छी है, लिस्ट है, मतलब वर्ल्ड कप में परफॉर्म करके आया और उसके बाद नॉट अ सिंगल मैच खेला। ये मतलब समझ से बाहर है कि वो कैसे, मतलब ये कैसे हो गया? आप कैसे उसके बारे में सुना था कि वो नंबर उसका ऐसा है कि उसकी जगह नहीं बन रही उस वक्त, जब 2022-21 में ऐसे प्लेयर हों जिनकी जगह नहीं बनती है और आपको वर्ल्ड कप के फाइनल में ले जाते हैं, तो 3-4 और रख लेने चाहिए फिर, जिनकी जगह नहीं बन रही वर्ल्ड कप के फाइनल तक ले जाएंगे आपको। वो देखें, वो मैं तनवीर को इसमें शामिल करता हूँ। मुझे याद है नजम सेठी साहब ने एक जब बाबर आजम कप्तान था, शान मसूद को वो डालना चाह रहे थे, नाइब कप्तान तक बना दिया था। वो यार देखें, T20 में हमें प्रॉब्लम्स कितनी ज़्यादा होती हैं और हमें होती भी हैं। अब हम जो भी प्लेयर लेके आ रहे हैं, जो भी नया प्लेयर लेके आ रहे हैं, वो हम ओपनर लेके आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वो इम्पैक्ट डालता है, थोड़ा सा इम्पैक्ट डालता है किसी लीग में या PSL में, हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप शान मसूद की बात कर रहे हैं तो शान मसूद अगर T20 भी खेलता तो वो एज अ ओपनर ही खेलता। क्या नीचे के नंबर पे तो नहीं खेल सकता? वो छक्के वक्के तो नहीं मार सकता ना, सर्किल में प्रॉपर बैटिंग करके मैच थोड़ा सा लेके वो उसी तरह खेलेगा। वनडे में तो चौथे पे खेल सकता है। अब T20 में भी ना, मैं थोड़ा सा इस पे कर दूं कि ऑस्ट्रेलिया जो वर्ल्ड कप था उससे पहले जो डोमेस्टिक आपको याद होगा, वो मैंने ये किया था कि हमारे जो मिडिल ऑर्डर बैटर्स थे वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे थे। मेजॉरिटी ऑफ द रन्स आपको डोमेस्टिक T20 देख लें, लीग्स देख लें, आपको हर तरफ ओपनर्स ही नज़र आते थे। तो उस पर हमने कोशिश की थी कि कुछ जो ओपनर्स हैं जिनको हमें लगा कि यार मैं मिडिल ऑर्डर में एक लेफ्ट हैंडर नीचे चाहिए, तो आप
खेल के देखें, डोमेस्टिक के अंदर भी वहाँ पे अगर आप परफॉर्म करते हैं तो यू विल बी कंसिडर्ड एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर, यानी कि मिडिल ऑर्डर उस टाइम परफॉर्म कर रहे थे उनकी जगह पे। तो शान नीचे खेले थे और उसके बाद वर्ल्ड कप में भी वो नीचे आए थे, नीचे वाले रोल पे खेले थे। अच्छा, उसमें एक चीज़ जो मुझे समझ आती है ना, क्योंकि सारी ज़िंदगी अगर कोई भी प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट में T20 खेल रहा है, तो फिर आप जब पाकिस्तान टीम में किसी को सिलेक्ट करेंगे तो एज अ ओपनर सेलेक्ट करेंगे। वहाँ जब आप जाते हैं आपके पास 6-6, 8-8, 10-10 ओपनर आपके पास होते हैं, तो फिर आप उनको मिडल ऑर्डर में खिलाने की कोशिश करते हैं। ये मुझे समझ नहीं आती है कि ये चीज़ें क्यों होती हैं, अभी भी होती हैं। फ़खर जमान आपके सामने। अच्छा, जब रिजवान और बाबर थे, आप उसके बाद हारिस की बात करने लग गए, फिर शान मसूद आया, फिर साहबजादा फरहान भी है, फिर अभी ख्वाजा नाफे भी आ गया, फिर वो हसन नवाज भी आ गया। जो भी आप लाते हैं वो एज अ ओपनर लाते हैं, उसके बाद आपको समझ नहीं आती कि हम क्या करें, जिसकी वजह से हमारा ओपनिंग का प्रॉब्लम शुरू होता है। क्या फ़खर जमान टीम में एडजस्ट करने के लिए, सेटल होने के लिए अपना नंबर नहीं छोड़ रहा वो? इस तरह और प्लेयर भी, हसन भी आपके सामने है। तो हम क्यों इस किस्म की सिलेक्शन करते हैं कि यार लड़के को प्रॉब्लम ना हो, नीचे से जिस नंबर पे खेल रहा आके पाकिस्तान टीम में भी उसी नंबर पे खेले ना। अब मिसाल के तौर पर, मैं इस चीज़ के हक में नहीं, अगर मिसाल के तौर पर शान मसूद को आप कहते हैं किसी भी फॉर्मेट में आप चले जाओ चौथे नंबर पे, ठीक है, नहीं रन करेगा, तो फिर हम ही बैठ के बोलेंगे यार उसका नंबर तो ओपनर था, वो क्यों चौथे नंबर पे बैटिंग कर रहा है। जो नंबर आपका होता है, अगर आप ऊपर नहीं देंगे तो इसका मतलब आप उसको एडजस्ट कर रहे हैं। और वही बात, पाकिस्तान के लिए हम अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, उनको वो कुछ नहीं करेंगे, तो फिर जाहिर बात है उनकी सिलेक्शन का प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन ये तो हम ऐसी चीजें क्यों करते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास इतने ओपनर्स हैं, हम फिर ओपनर लेके आ जाते हैं। ये मुझे पता है कि वसीम जब चीफ सिलेक्टर थे तो इन्होंने शान को कहा था कि आप नंबर नीचे अपना कर लें। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? इन्होंने कहा था जो बात कर रहे हैं, बात है वही बात की थी आप वाली बात कि आपका जो एविडेंस है वो पाकिस्तान टीम के अंदर जाके आप एक्सपेरिमेंट ना करें। आपके पास कुछ एविडेंस हो कि डोमेस्टिक में उसने इस परफॉर्मेंस दी हुई है, तब उसकी बेस बनती है। आप सीधा कहें जी कि यहाँ से हम पाकिस्तान टीम में लेके जाते हैं। आई थॉट कि हसन नवाज भी आई थिंक PSL में वो नीचे खेला था, तो आपको एविडेंस दे दिया था उसने, और उसने अपने आप को वहाँ पे भी जाके प्रूव किया। इस चीज़ पे मेरा भी एक इतराज़ है कि आप एक लड़का ओपनर है, उसने परफॉर्मेंस भी ओपनर में दी हुई है, आप उसको सिलेक्ट करते हैं पाकिस्तान टीम के अंदर और फिर आप उसको कहते हैं जी कि आप 4 नंबर पर खेलें या 5 नंबर पर खेलें। तो आई थिंक वो टीम के साथ भी ज़्यादती होती है और सबसे बढ़ के वो प्लेयर के पास ज़्यादती होती है। अब T20 इंटरनेशनल का रिकॉर्ड देखें 2025 में पाकिस्तान का, वो ये है 34 मैचेस खेलें, 21 जीते हैं, 13 में शिकस्त हुई है। ये फॉर्मेट है पाकिस्तान का, जिसने बहुत अच्छा किया पाकिस्तान ने। साहिबजादा फरहान 771 रन के साथ टॉप रन गेटर हैं और मोहम्मद नवाज ने दिए 36 विकेटें। पाकिस्तान का रनर अप रहा है। फाइनल जो एशिया कप का खेला इंडिया से, उसमें रनर अप। ट्राई सीरीज़ में डिफीटेड श्रीलंका एंड जिम्बाब्वे। सीरीज वर्सेस साउथ अफ्रीका जो घर पे हुई थी वो हार गया। तो बड़ी टीम्स के खिलाफ अभी भी पाकिस्तान की गिरफ्त ऐसी नहीं है। छोटा फॉर्मेट है, लेकिन बड़ी टीम्स के खिलाफ अभी भी आप परफॉर्म नहीं खेलते हम कम है। देखिए अभी ये स्टैट्स बेहतर हो जाएंगे जब हम ज़्यादा खेलना शुरू करेंगे, रेगुलर इन टीमों के अगेंस्ट खेलेंगे। भले आप हारें लेकिन आप सीखेंगे और नेक्स्ट टाइम आप उनसे बेहतर खेलेंगे। तो इस वजह से अब वर्ल्ड कप से या कोई भी बड़ा इवेंट आता है ना, वो डिस्कशन खुल जाती है कि अब इन टीमों के अगेंस्ट क्या हम परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास फिर मैं कहूँगा कि एविडेंस नहीं है। एविडेंस हमारे पास है जी, श्रीलंका से हमने खेल लिया है, बांग्लादेश से खेल लिया है, जिम्बाब्वे से हमने खेल लिया है। तो जब तक कि आप ज़्यादा क्रिकेट इन टीमों से नहीं खेलेंगे ना, तो आप वसूख के साथ बात नहीं कर सकते। फिर आप कैसे करेंगे? क्या आप मेरे से पूछेंगे क्या ख्याल है जी पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में कैसा खेलेगी, आपको क्या लग रहा है? तनवीर से आप यही बात पूछेंगे। याद होता ना, आपने देखें जी हमने बायलैटरल सीरीज़ में हमारी परफॉर्मेंस ऐसी रही अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के या इंग्लैंड के, तो आप इवेंट के अंदर आप कैसा देख रहे हैं? तो आई थिंक कि हमें इन चीज़ों पे थोड़ा सा देखना होगा कि हम अपनी जो बायलैटरल सीरीज़ है उनको बढ़ाना होगा और थोड़ा सा फोकस। अब अगर मैं पहला जो आपने देखा कि सिर्फ 5 टेस्ट मैचेस एक साल के अंदर, आई थिंक ये भी जाती है कि आपका एक बड़ा फॉर्मेट है और वहाँ पे आपके नंबर ऑफ़ मैचेस ज़्यादा होना कि पूरी दुनिया में इसका ट्रेंड नीचे आ रहा हो, तो फिर आप बंदा कहता है जी कि आस्ता आस्ता शायद ये कम हो रही है। लेकिन टॉप नेशंस अभी भी आप देखते हैं तो उनके नंबर ऑफ़ मैचेस आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। 11 तो टेस्ट मैच जिम्बाब्वे खेल रहा है सिर्फ, तो देख लेना इसमें। और मुझे याद पड़ता है कि आई थिंक पिछले साल या उससे पिछले साल भी कि आपने कुछ टेस्ट मैचेस कम करवा के आपने T20 14 टेस्ट खेले थे पिछली हमने साइकिल में। हाँ, उसमें भी आपने कम करवाए थे। एक सीरीज न्यूजीलैंड की थी या कहीं पे थी, तो आपने टेस्ट मैच कम करवा के शायद 2 T20 उसकी जगह करवाए थे। चलें तनवीर, आपके हिसाब से T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार है पाकिस्तान की टीम परफॉर्मेंस को देखते हुए? नहीं, पहले आप परफॉर्मेंस के ऊपर रिव्यू करना चाहें? नहीं, मैं नहीं समझता। मेरे हिसाब से
जब आप अगर किसी बड़े इवेंट में खेलते हैं और दूसरी टीम्स आपको बिल्कुल एक डिफरेंट नज़र आती है, उनकी वर्किंग नज़र आती है, उनके नंबर्स सेटल हुए में नज़र आते हैं, उनके बॉलर्स का पता चल रहा होता है आपको कि किसने नया बॉल करना है, किसने पुराना करना है, किसने एंड में करना है, किसने किस वक्त आना है, और उसके साथ साथ वो एडजस्टमेंट भी उनकी नज़र आ रही होती है हर मैच में, एक पूरा एक प्लान नज़र आ रहा होता है। हम वर्ल्ड कप से पहले हमें समझ ही नहीं आ रही होती, वो हर दफ़ा होता है कि ओपनर कौन है, मिडिल ऑर्डर कौन है, बॉलर कौन है, किसको सेलेक्ट करना है, क्या करना है, हम सारी टीम तितर बितर कर देते हैं, हमें कोई समझ नहीं आ रही होती हमने क्या करना है। और उसके बाद जब हमेशा वर्ल्ड कप से पहले मेरी सोच ये है कि आप किसी न किसी तरीके से अपनी बायलैटरल सीरीज़ किसी स्ट्रॉन्ग टीम के साथ खेलें, चाहे वो T20 है, चाहे ODI का इवेंट है। जब आप स्ट्रॉन्ग टीम के साथ खेलेंगे, वो परफॉर्मेंस, ठीक है, उसके अगेंस्ट देने की जो परफॉर्मेंस, बेशक आप 20 रन करें, बेशक आप मार खाएं, मार खा के आप सीखेंगे किसी अच्छे बैट्समैन के अगेंस्ट, ठीक है, आप 20 रन करेंगे लेकिन किसी टॉप क्लास बॉलर्स के अगेंस्ट आप खेल रहे होंगे। अगर आप 20 करते हैं तो इसका मतलब वीक टीम के खिलाफ आप 40 कर दिए आपने, ठीक है, और उनके खिलाफ जब आप खेलेंगे आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आएगा, ठीक है ना। अब भाई मिसाल के तौर पर आप T20 में स्टार्क को खेल रहे हैं, T20 में आप हेजलवुड को खेल रहे हैं, जैम्पा को खेल रहे हैं, या इंग्लैंड के पास, ठीक है, बुमराह को, जिसको भी खेल रहे हैं, तो जब उसके सामने आपकी ग्रुप में जो वीक टीम्स आएंगी, जो आजकल हमें मीडिया में आके कहती हैं USA ये दूसरे, हम इनको मार देंगे, तो आप बड़े खुले डुल्ले तरीके से उनके अगेंस्ट खेलेंगे कि यार हम जब उनके अगेंस्ट खेलें तो फिर ये एक कॉन्फिडेंस अच्छा आता है। तो अगर हम वीक टीम के अगेंस्ट ही खेलेंगे, फिर उसके बाद एकदम से जब प्रेशर जाता है ना, ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया का प्रेशर क्या है, क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, हम भी क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके पास बल्ला है, हमारे पास बल्ला है, बॉल, ये सब कुछ ही है ना। हम क्या है, उनकी क्रिकेट देखो, उनका कॉन्फिडेंस देखो, उनकी बायलैटरल सीरीज देखो, वो मैचेस कितने साल में खेलते हैं वो देखो। जब आप साल के मैचेस खेलते रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको पता यार 3 में कुछ नहीं किया, अभी 7 मैच हैं, इसमें कुछ ना कुछ कर दूंगा। बायलैटरल सीरीज में इतने मैचेस आपको मिल जाते हैं। तो हम जब एकदम से इवेंट में जाते हैं इंडिया के अगेंस्ट ही, तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो उल्टा हो गया। एक जमाना था कि हमारा वो लेवल हुआ करता था, वो नीचे थे, अब उल्टा, सुने ना, था ये जमाना, अब उल्टा हो गया, अब उल्टा हो गया। उनका जो प्लेयर आता है वो ऐसा चौड़ा होकर चलता है, ठीक है, उनको एक सिखाया गया, बताया गया है कि भाई आप जरा थोड़ा सा एग्रेसिव रहें, जो लीग भी खेलते हैं उससे भी बहुत कुछ हुआ है। तो जब आप इतने बड़े मैच में जाते हैं तो हम क्लैप्स क्यों करते हैं, प्रेशर में क्यों आ जाते हैं, वो इसीलिए ही आ जाते हैं हम, क्योंकि हमने तगड़ी क्रिकेट नहीं खेली हुई मैं होती। फिर कह रहा हूँ आपकी ज़रूरत है पाकिस्तान के बच्चों को, क्रिकेटर सिखाओ यार, जाके जिस तरह से आप बताते हो, तो आप ये सिखाओ। आपको मेरी जरूरत टीवी पे नहीं है क्या? आप टीवी पे भी आए तो फिर आप बहस किससे करेंगे अगर मैं वहाँ चला गया? बहस करता रहूंगा यार, आप मेरे भाई हैं, ग्राउंड पे आके बहस करूंगा आपसे, इस तरह से अभी बहस कर रहे हैं, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। लेकिन शुक्रिया। जूनियर लेवल पे पाकिस्तान की टीम ने अच्छा किया, मतलब आप हांगकॉन्ग सुपर 6 से तो खैर आप गिनती में ना लाएं, उसको इनकरेज भी मेरा ख्याल है उस तरह से नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन जीता था पाकिस्तान ने, उसकी जिक्र ज़रूरी है। उसके अलावा एशिया मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स ये जीता था, उसके बाद फिर जो अंडर 19 एशिया कप जीता है वो तो शानदार है। और उस ये यानी जूनियर सतह पे काम आपके ख्याल में अच्छा हो रहा है? ये देखिए, ये कोई नई चीज़ नहीं है, मतलब ठीक है, हम इसको सेलिब्रेट हर साल ही तकरीबन करते हैं कि आपके अंडर 19 2 बार जीते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस आपकी हमेशा अच्छी रही है। अगर इसको कंपैरिजन आप करते हैं कि हमने इंडिया को पास में भी हराया हुआ है, हमने दोबारा भी हराया उनको, मसला जो आ रहा है हमें वो सीनियर लेवल पे आ रहा है, तो आई थिंक दैट शोज़ कि हमारे पास टैलेंट तो है, लड़के आ रहे हैं आपके, वो लड़के इस फेज़ के बाद कहाँ जाते हैं ना, वो ज़रा सोचने वाली बात है। अगर हैं भी तो वो उनका लेवल क्या वो अपग्रेड हो गए हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल में आके उसी तरह कम्पीट करें जिस तरह उन्होंने नीचे किया हुआ है। तो आई थिंक निचले लेवल पे हमें कभी भी ये इशू नहीं आया और आगे चल के भी नहीं आएगा। हमें जो मसला आ रहा है कि इन बिटवीन जो गैप एक आता है कि शाहीन से पाकिस्तान तक का जो सफ़र है, वहाँ पे कितना एक आपको काम चल रहा है कि वही लड़के बाकी टीमों के, इंडिया के भी वही लड़के ऊपर आते हैं, लेकिन वो एक डिफरेंट प्रोडक्ट नज़र आते हैं, लेकिन हमारे लड़के आधे गायब हो जाएंगे या आएंगे तो आपको, जैसे भी तनवीर ने कहा, वो कॉन्फिडेंस या वो नो बॉडी लैंग्वेज आपको नज़र नहीं आती, वो दबे दबे नया लड़का जैसे आता है ना। हमें तो ये प्रोडक्ट हमने ऐसे तैयार करनी है कि नया लड़का भी आए तो टीम के अंदर पता ना चले, एटलीस्ट उसके एटीट्यूड से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, कि वो नया लड़का है। ठीक है, मैं तफसील से बात करें तनवीर की तरफ जाने से पहले मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊंगा क्योंकि ये इन्होंने बात की कि लड़के खो जाते हैं, इस तरह के बहुत लड़के खोए। रियाज अफरीदी का नाम आपको सबको जानते हैं, 2004 में जो वर्ल्ड कप जीता था पाकिस्तान अंडर 19, एक ही टेस्ट उनको मिला, उसके बाद एक टेस्ट मैच की कहानी बहुत बड़ी है, पाकिस्तान की बड़ी लिस्ट तवील है। ये क्यों होता है, क्या होता है, और भी मज़ीद बात हम करेंगे। डोमेस्टिक सीज़न पे हमने बात अभी करनी है जो हाल ही में शुरू हुआ है, एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। तनवीर साहब, हम बात कर रहे थे, आप भी सुन रहे हैं, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस पे। उसके बाद हमने पाकिस्तान की जूनियर टीम पे बात की। पाकिस्तान ने फैसले भी किए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोच तैनात किया, कप्तान को हटाया, फिर और फैसले भी किए। पीसीबी के फैसले 2025 में आपको कैसे लगे? देखिए, पीसीबी के जो सबसे अच्छे फैसले मुझे लगे, वो जो इंडिया के साथ उन्होंने जो टाकरा किया ना, वो बड़ा मज़े का था। बायलैटरल ये इसके हाइब्रिड के ऊपर जो बात हुई, फिर उसके बाद जो ये मामला चलते रहे, मतलब हम इंडिया नहीं जाएंगे, आप ना ये उन्होंने जो मसले मसाइल किए, उसके बाद हमने जिस तरीके से किया, मेरी नज़र में ये सबसे बेस्ट जो लगा मुझे, क्योंकि इसके अलावा उससे पहले कोई ऐसी चीज़ें मुझे नज़र नहीं आई। क्योंकि हम बैकफुट पे बहुत ज़्यादा जाते थे, हम शायद घबराते थे कि हम हट जाएंगे, पैसे का मसला हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है फाइनेंशियली चीज़ें तो बड़ी इन्वॉल्व थी। तो इस दफ़ा ये लगा, या उनको भी ये समझ आई कि नहीं, इस दफ़ा ऐसा कुछ नहीं हो सकता। शायद ये जो अब चेयरमैन आए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये अपने फैसले पे रहता है, जो भी ये नुकसान होगा देखी जाएगी, लेकिन तुम जिस तरीके से चलोगे, मैं भी उसी तरीके से अपने क्रिकेट कोई फैसला ऐसा जो नापसंद हो आपको? नहीं, मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता। मतलब माइक हैसन को लाने का फैसला अच्छा लगा? नहीं, मुझे देखिए, रिजवान को हटाने का फैसला देखिए, जो अच्छा मुझे लगा सबसे अच्छी चीज़ लगी वो मैंने बोली। जो मुझे रिजवान वाला मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, माइक हैसन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। ये मेरी अपनी सोच, क्योंकि आपने मुझसे मेरी सोच का पूछा, तो मैंने जो मुझे समझता आ रही थी ज़्यादा, जो सबसे बेस्ट थी वो अच्छी थी। बाकी अब हर चीज़ थोड़ी है कि जो क्रिकेट बोर्ड जो चीज़ करेगा वो एज अ क्रिकेटर हमें समझ आएगी। कुछ चीज़ें मुझे नहीं जो है वो समझ आई। आपको माइक हैसन का फैसला लाने का फैसला ठीक लगा? एक्सपीरियंस तो है वो, देखिए कोच तो काफ़ी अर्से से कोचिंग कर रहे हैं वो, और लीग्स में अच्छी रेपुटेशन थी उनकी। और देखें, कोच कोई भी जब आप लाते हैं, चाहे फॉरनर है चाहे वो लोकल है, जब आप टाइम देंगे उसके बाद आप असेस करेंगे ना चीज़ों को, तो शायद आप चीज़ों को असेस करें तो शायद उस पर कहें कि यार नहीं, हमारी एक्सपेक्टेशंस थी जो वो ज़्यादा थे इनसे, कि इस टाइम पीरियड के अंदर कि शायद हमें बेहतर रिजल्ट्स आने चाहिए। अभी आपने वो चीज़ें दिखाई हैं, सारे स्टैट्स भी दिखाए, तो शायद उसमें बेहतरी आ सकती थी। लेकिन मैं कहूँगा कि फ़ैसला अच्छा था कि ठीक है, आपने फ़ॉरेन कोच एक लाना था और ऊपर वाली कैटेगरी का लाना था। पास में ये होता था कि बहुत ही जो नीचे वाली कैटेगरी के कोचेज़ थे, क्योंकि पहले कोचेज़ इतने आते मतलब वो नहीं आ रहे थे उस टाइम पे, ओबियसली हालात ऐसे थे। तो अब उस पर यह है कि गैरी को हटाने का फ़ैसला सही था या हैसन को लाने का फ़ैसला सही था। तो वहाँ पे आप देखते हैं तो आप एज तो देंगे गैरी को कि वो ठीक है ऊपर लेवल का हम शायद गिलेस्पी को भी भूल रहे हैं। हाँ, गिलेस्पी थे, वो गैरी कैस्टन थे। नहीं, ये चीज़ें देखें, ये चीज़ें नहीं, गिलेस्पी नहीं, वो अच्छा जेसन गिलेस्पी की बात है। गैरी क्रिस्टन को हटाना, जेसन गिलेस्पी को हटाना, ठीक है, अभी टाइम था, उससे पहले हटा दिया, ठीक है। फिर अजहर महमूद को हटाया, लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्ट बाकी था तो टेस्ट टीम के साथ डाल दिया, ठीक है। फिर कप्तानी के भी इश्यूज, 5 मेंटोर्स लगाए, रिजवान को मेंटोर्स की बात हुई, आप जो कर रहे हैं वो मतलब नहीं, मैं नहीं कर रहा, ये बात सही है ना? नहीं, देखिए, मुझ पे ना डालो ना आप। नहीं, आपने सवाल किया ना उसका, आपने सवाल किया उसका जो फ़ायदा हुआ वो हमें नज़र आ रहा है। क्या उसका फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ? हमने ही बातें की ना यहाँ पे कि इतना पैसा आप सबको दे रहे हैं, उस पैसे का क्या हुआ? मैं तो मेंटोर्स का कसूर नहीं समझता। सुन लेना, वो देखें, बात सुने, मेंटोर का कसूर वो पैसों के मामलात में आप सही कह रहे हैं कि यार चले मेंटोर का कसूर नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप क्रिकेटिंग भी हम उस पर बात करें कि यार ये जो टूर्नामेंट है स्पेशली करवाया गया था और आपके 5-5 क्रिकेटर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस बात कर रहे थे, बड़े दावे के साथ सबने बातें की थी कि देखना यार हम कितने ज़बरदस्त इस टूर्नामेंट के बाद, ठीक है। अब वो क्रिकेटर्स वो ये भी नहीं कहते ना यार थोड़ा सा टाइम दे दो, 2 साल 3 साल बाद देखेंगे, वो भी फौरन जज्बात में आगे कहते देखें जी इस टूर्नामेंट के बाद क्या कुछ हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ उन्हें छोड़ दिया, कुछ अभी बाकी हैं, कुछ को हटा दिया गया। तो मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ, अब माइक हैसन की जो मैं आपसे बार बार बात करता हूँ, माइक हैसन के होते हुए साइम अयूब ख़राब हो गया,
ठीक है, उसकी बैटिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई। आप 8 10 ऑलराउंडर के चक्कर में पड़ गए, जो कि मैं नहीं समझता कि एक T20 क्रिकेट में भी ये सब कुछ होना चाहिए। आप दुनिया के जितनी भी T20 की टीम है, टॉप 5 उनके प्लेयर्स देख लो, टॉप 5 बैट्समैन, उसमें से कितने ऑलराउंडर्स हैं, कितने बॉलिंग करते हैं उसमें से? आपको हार्डली एक आध नज़र आएगा उन टॉप 5 बैट्समैनों में से, ठीक है। उसके बाद उनके मेन जेन्युइन बॉलर्स देख लो, उसमें से कितने ऑलराउंडर्स हैं, आप खुद ही नजर दौड़ा लें। क्रिकेट बदल गई है। नहीं दुनिया अब ऑलराउंडर्स देखिए का मेरी बात किरदार सुने, होता है। ये बात सारे समझ लें, उनसे ज़्यादा हम नहीं सोचते, उनसे ज़्यादा क्लेवर नहीं है, उनसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ, इनसे ज़्यादा सिस्टम में हम क्लेवर नहीं है। वो बहुत 10 साल पहले की सोच के बैठे होते, हमने क्या कुछ करना है। तो ये जो चीज़ें एकदम हुई, ये मुझे समझ नहीं आई। मुझे ऐसा लगता है कि शायद और बेहतर होनी चाहिए थी चीजें, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आती। 2026 से उम्मीद है। मिक्स जब चीज़ें आप करते हैं ना, मतलब अब देखें, अभी आप कह रहे हैं जी कि बाकी टीमों में भी, वैसे अच्छा पॉइंट तनवीर ने भी आपको बताया जी कि बाकी टीमों के अंदर स्पेशलिस्ट अभी भी मौजूद हैं आपके। हम थोड़ा सा क्वांटिटी की तरफ जा रहे हैं क्वालिटी की बजाय, कि होने चाहिए। मैं कहता हूँ एक दो ही हों, अच्छे हों। नवाज अच्छा है ना आपका, वो नज़र भी आता है आपको, बॉलिंग में भी बैटिंग के अंदर भी। बाकी जो बराए नाम फिर आपके होते हैं तो वो उतने अभी तक करामत भी साबित नहीं हुई है, रिजल्ट्स भी आपको नज़र आए हैं। मेंटोरों वाली बात भी ये है ना कि देखिए, कोई डिसीजन आपने अगर 1 महीने 2 महीने बाद खुद ही बदला है, दैट मीन्स के इट वाज़न्ट अ करेक्ट डिसीजन। तो जिसके ये डिसीजंस थे इस तरह के, जो आपके महीने या 2 महीने बाद चीज़ें चेंज आपको करनी पड़ती हैं। चैंपियन कप जिसने शुरू कराया, जिसने मेंटोर रखे, ऑब्वियसली ये चेयरमैन खुद तो नहीं करेगा ना, नीचे आपकी एडवाइजरी में जो बंदे हैं ना, तो उनसे भी पूछना चाहिए कि भाई आपने ये क्या डिसीजन लिया था कि 2 महीने बाद हमने उसको चेंज हमें करना पड़ा है। तो कोई भी इस तरह का डिसीजन होता है तो आई थिंक कि उसका फिर देखना चाहिए कि यार ये डिसीजन मेकर्स जो थे उनको भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना उनकी। जो आ रहे हैं उनका कसूर तो नहीं, आप किसी को ऑफर करेंगे जी हाँ जी इतनी सैलरी आप आ जाएँ, वो आ जाएंगे उसके ऊपर। आई थिंक जो लाने वाले हैं उनकी जो मैं कहूँगा कि विजन है ना, उस पर भी देखना चाहिए कि क्या विजनरी लोग भी बैठे हुए हैं या बस उस टाइम पे चीज़ों को करने के लिए जी चलें ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं और महीने बाद वो बैकफायर करती है तो आप आगे चले जाते हैं। इस पे चैंपियन ट्रॉफी में भी देख लें, ठीक है। चैंपियन ट्रॉफी आपकी टीम इतने बुरे तरीके से हारी, आपके हेड कोच वहाँ से हटे और डायरेक्टर बन के, फिर उसके बाद एक बंदे, वो हेड कोच नहीं थे, वो इंटरम हेड कोच जो भी थे, सुन लें, इंटरम हेड कोच हो या मेन हेड कोच हो, जो भी है, आपकी एक टीम की जिम्मेदारी हो गई है। जब टीम जीतेगी तो, अगर टीम जीती तो आके भाई कोई बोलता ना यार देखो यार ये हेड कोच था, उस टाइम कोई नहीं सोचता कि ये इंटरम हेड कोच है या मेन हेड कोच है, कोई नहीं सोचता। तो इस तरह होती है बात। फिर उसके बाद डायरेक्टर भी लग गए। अच्छा, फिर उसके बाद जो चीज़ें गलत होती हैं, हुई भी, एक बंदे को 3 जॉब दे रही है, डायरेक्टर भी है, सिलेक्टर भी है। एक बंदा अंडर 19 चला रहा है, वो भी देख रहा है, सिलेक्टर भी है। एक बंदा डायरेक्टर बना हुआ एकेडमी का, वो भी है, सिलेक्टर भी है। एक बंदा बिल्कुल जिसने क्रिकेट ही नहीं खेली, वो भी सिलेक्टर है, ठीक है। तो कहने का, एक एनालिस्ट हैं, वो कंप्यूटर एनालिस्ट हैं, वो भी सिलेक्टर बने हुए थे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है, ये ऐसी चीज़ें, ये क्लियर आप आंख बंद करके खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप बोलेंगे यार ये क्या हो रहा है, ये क्या है, सब कुछ इतनी बड़ी बड़ी जॉब्स हैं, ये कौन लोग लगे हुए हैं। ये तो एक चीज़ सुन लेना, सुन लें, एक मैंने पहले भी ये कहा था कि आप अच्छा उनको कसूरवार ठहराते हैं, जिन्होंने अपॉइंट किया उनको बोले। मैं यही बात, जैसे वसीम ने कहा, मैं अब यही बात कर रहा हूँ कि अगर हम ये कहते हैं कि यार आपने जिसको लगाया आप ही ने हटाया ना, तो भाई जब आप लगा के हटा रहे तो इसका मतलब फैसला किसका, उन्हीं का, ये जो लगा रहे हैं, कि वही समझे ना गलत। तो भाई जब आप लगा रहे हो तो उस टाइम क्यों नहीं सोचते हम कर क्या रहे हैं, हम किसको लगा रहे हैं, उस टाइम क्यों नहीं सोचते। उस टाइम सिर्फ जल्दी में लगा देते हैं, फिर उसके बाद हम कहते हैं कि यार ये सब चीज़ें गलत हो रही हैं। जो सबसे बेहतर चीज़ होने वाली है ना इस साल का, अगर आप देखते हैं कि जी इसमें बेहतरी की क्या गुंजाइश है, कि जहाँ पे भी ये ड्यूल रोल आपको नज़र आ रहे हैं ना, आई थिंक इस पर हमें दोबारा देखना होगा। ठीक है कि आप नहीं, एक एकेडमी भी चला रहे, आप एकेडमी भी रन कर रहे हैं, आप सिलेक्शन कमेटी में भी हैं, आप कोचिंग में भी हैं, इसी तरह के बहुत से किरदार आपको नज़र आएंगे कि जो 3 4 किरदार वो करते हुए, रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आई थिंक इस पर देखने की ज़रूरत है। आई नो कि हो किस वजह से रहा है कि आपने सैलरी इतनी कर दी है कि वो फिर आपको 3 काम 4 काम लेने पड़ते हैं कि एक बंदे को आप इतनी सैलरी दे रहे हैं। आई थिंक स्टिक टू द प्रोफेशनल्स के जो जिसको बेस्ट सूट करता है रोल, आप उसके लिए। यही चीज़ इंटरनेशनल टीम में हो रही है, एक बंदे से आप 2 काम करवा रहे हैं। ऑलराउंडर उसी को ऑलराउंडर कहते हैं, जो कि काम नहीं है, हर किसी का काम नहीं है, आप हर किसी से काम करवा रहे हैं। ठीक है, वो देखो, वो फ्रेंचाइज क्रिकेट में चलती है, ये माइंडसेट कहाँ से है? बिल्कुल, तो वो उसी फ्रेंचाइज से हैं जहाँ से आपके हसन भी आए हैं, तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट था, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में ये कॉन्सेप्ट नहीं चल सकता। चलिए क्विकली पाकिस्तान विमेन टीम की परफॉर्मेंस से बात करेंगे। गो के वर्ल्ड कप में आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन उससे पहले आयरलैंड से आपने सीरीज जीती, उसके अलावा
वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के तमाम मैचेस आपने जीते, क्योंकि आप उस वक्त हेड कोच थे। वुमेन टीम की परफॉर्मेंस को कैसे सम अप करेंगे आप 2025? जब मैं भी एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था अभी, आई थिंक वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ही शायद वो आई है, तो उसमें तो बड़ी तारीफें हुई हैं। मैं समझ रहा था कि हमारा कि डिजास्टर साल हमारा गया है, वो चेंजेस इस तरीके से की गई ना कि शायद उस पर डिजास्टर मैच फीस का वो जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है 50% बढ़ के मिला है। ये चीज़ें देखें, उसमें और भी बेहतरी होनी चाहिए थी और प्रॉमिस भी किया गया था, लेकिन एंड में नहीं हुआ। लेकिन चलें, कुछ ना कुछ तो बेहतरी आई थी, लेकिन अभी भी हम बाकी दुनिया से कंपेयर करते तो हम उनके नज़दीक में नहीं जाते हैं। तो आई थिंक ओवरऑल परफॉर्मेंस एज अ कोच, आप मेरे से पूछें जी कि आपने जो 12-14 महीने लगाए, आर यू सेटिस्फाइड, तो मैं कहूँगा जी मैं सेटिस्फाइड हूँ कि जो इवेंट हमने खेले उसके अंदर आपको प्रोग्रेशन नज़र आई, प्लेयर्स के अंदर आपको प्रोग्रेशन नज़र आई। क्योंकि वर्ल्ड कप जी यही कहा गया नहीं, वर्ल्ड कप हमारा अच्छा नहीं गया है, लेकिन आज मैं सुन रहा था उसमें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा जी कि इससे पहले कभी भी इंग्लैंड के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतनी अच्छी हमने क्रिकेट नहीं खेली है। तो एज अ कोच आई एम सेटिस्फाइड। और एक चीज़ है कि प्रोग्रेशन के रास्ते पे हम पढ़ चुके थे, तो होपफुली आगे चल के आपको और बेहतर रिजल्ट्स नज़र आएंगे। तो मेरी कंट्रीब्यूशन जितनी हो सकती थी वो मैंने की है, और अल्लाह करे आगे चल के ये लड़कियाँ और अच्छा परफॉर्म करें। जो कोचेज़ आए हैं वो और उनके साथ मेहनत करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट्स नजर आएंगे। तनवीर, आप बड़ी दिलचस्पी से देखते थे जब वुमेन के मैचेस हो रहे थे, हम कवर कर रहे थे, तो उस वक्त वसीम की भी आपने तारीफ़ की, ताहिर खान की भी तारीफ़ की, इनकी टीम के बाकी लोगों की भी तारीफ़ की। अब वहाब रियाज के मैं क्लिप सुन रहा था, वो बैटिंग की टेक्निक बता रहे थे कि बैटिंग में इनकी वो स्ट्राइक रेट ऐसे अच्छा नहीं है, या इस तरह की बातें वो कर रहे थे। वहाब रियाज ये अगर मैंने देखा अगर वो उसने किया तो मैं अच्छा, आपको सुनवा दूँ। अगर उसने किया है तो अच्छा हो गया, मैंने नहीं देखा। नहीं, वो बता नहीं रहे थे, वो टेक्निक नहीं सिखा रहे थे, वो इंटरव्यू दे रहे थे। चलो, जो भी इंटरव्यूज़ में भी आप क्या, जो अगर प्रॉपर बैट्समैन है, मेरे ख्याल में वही ज़्यादा बात करे तो बेहतर होता है। अच्छा, इनकी मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। जब ये सिलेक्टर थे, कितने लोगों ने मुझे बोला कि आपने बड़े इनकी अगेंस्ट बातें की। ठीक है, लोग बोलते थे ना कि हाँ इनकी अगेंस्ट, हाँ चलो मैं कहता था, ये जो भी कहता था, ठीक है, बड़ी अगेंस्ट बात की। अभी जब इन्होंने ये मेरे साथ बैठना शुरू हुए, मुझे कुछ लोगों ने बोला यार वो कैसे बैठ रहे हो तुम, ये वो, आप इनके कितने अगेंस्ट थे। मैंने हम कोई दुश्मन नहीं है भाई, अपनी बात करते सब। कहने का ये मेरा मकसद ये है कि ये अब यही मेरे साथ बैठे हुए हैं, अब मैं इनकी तारीफ कर रहा हूँ ना। ये भी नहीं भी थे, हमने क्या बोला पहले भी था, हमने क्या बोला था जब ये नहीं थे, जो वर्ल्ड कप में थे, मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था कि वुमेन्स में, और आज भी मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं इनके सामने बोल रहा हूँ, आज भी मैं बोल रहा हूँ कि 2025 का ही फैसला था ना, इनको हटाया। हमने क्या बोला था कि नहीं यार, वुमेन्स की टीम बहुत अच्छी जा रही है ऊपर, ठीक है, कोचिंग स्टाफ बड़ा अच्छा चल रहा है, और वुमेन्स पे काम करना बहुत मुश्किल काम है, इतना ईजी नहीं है, हम बहुत पीछे हैं अभी भी। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी क्रिकेट का हमें जो फ़ायदा नज़र आ रहा है, परफॉर्मेंसेस नज़र आ रही हैं, तो इसी कोचिंग स्टाफ को कंटिन्यू रखना चाहिए था जब इनको हटाया था। ठीक है, तो मेरे ख्याल में मैं जो समझता हूँ कि ये फैसला भी गलत था। अगर अभी भी हो सकता है तो मेरे ख्याल में चलना चाहिए। ठीक है ना, कि जिस कोचिंग स्टाफ से, देखिए फ़ायदा क्यों होता है, अगर वीमेंस की क्रिकेट की बात मैं करता हूँ, उसमें फ़ायदा क्या होता है, सबसे मेन चीज़ कि कंफर्टेबल, अगर गर्ल्स कंफर्टेबल है ना किसी कोचिंग स्टाफ के साथ, तो इसका मतलब ये है कि आपकी चीज़ें इंप्रूव, क्रिकेट इंप्रूव, वो सब कुछ हो रही है, वो कंफर्टेबल है इस वजह से। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल में ये फैसला भी 2025 में जो मुझे ऐसा लगता है गलत है। अभी वो क्लिप आप ही बता रहे थे कि उसमें चीज़ें कुछ हाईलाइट की गई ना, मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूँ कि ऑब्वियसली अभी नए आए हैं, अभी काम भी सीख रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को रिसर्च भी करेंगे तो उनके पास बेहतर डेटा आ जाएगा। मेरे पास भी बहुत पड़ा हुआ है और मैं इंतज़ार में था कि शायद मेरे से मांगेंगे या कुछ होगा तो मैं दे दूंगा उनको। देखिए, फील्डिंग की बात हुई, आपने भी शायद कहा फील्डिंग में और फिटनेस में। फील्डिंग में आप अभी रिसेंट वर्ल्ड कप के अंदर भी आप दुनिया की टॉप टीमों से आप फील्डिंग में आगे थे, तो एक वो बन जाता ना कि वो एक कैच छूटता हुआ देख लिया एक मैच में, या 2 कैचेस छूट गए, वो जी ये टीम फील्डिंग इनकी फारग है। आपकी टॉप टीम से बेहतर फील्डिंग थी। इंग्लैंड के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेकंड थर्ड पे आप आ रहे थे इस वर्ल्ड कप के अंदर फील्डिंग में। फिटनेस की जहाँ तक बात है, फिटनेस की रिपोर्ट्स भी पड़ी है, वहाँ पे आपकी दुनिया की बाकी टीमों को आप कम्पीट करते हैं। वर्ल्ड कप की टीम में आपकी सिद्रा नवाज एज विकेट कीपर मौजूद है। अब अनफॉर्चुनेटली अभी 36 लड़कियां शायद कैंप लगाया, वो उसके अंदर भी वो सिलेक्ट नहीं हो सकी है। सारी दुनिया तारीफ़ कर रही थी, लेकिन अभी वो टीम से गायब हो गई है। और आपकी बॉलर सादिया इकबाल, आपकी बॉलर नशरा संधू, आपकी बैटर सिद्रा अमीन, देखिए परफॉर्मेंस सबके ऊपर गई है, इसके अंदर गई है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि ये चीज़ें जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि इन चीज़ों की हमें कमी नहीं है। आप जितने मर्जी इनको कैचेस कराते रहें, जो भी है, आपकी फील्डिंग अच्छी थी इस वर्ल्ड कप के अंदर, वो आपने शो किया है, उसका क्रेडिट जाता है जो आपके फील्डिंग कोच थे उस टाइम के। इस तरह बॉलिंग के अंदर भी आपका प्रोग्रेशन नज़र आई है, आपकी फिटनेस भी इंप्रूव हुई है। जो इंप्रूव होने वाली चीज़ है, इनको मैच तो खिलाएं आप। 30 दिन 40 दिन का कैंप लगा दिया आपने, उससे क्या टीम बननी है आपकी? बाकी टीमें खेल रही हैं क्रिकेट, हम लगा रहे हैं कैंप।
उसके अंदर भी अगर ये आपने कोई मैचेस खेलने हैं तो उसके लिए बजट नहीं है या वेन्यू नहीं अवेलेबल है, तो ये चैलेंजेस असल में ये चैलेंजेस नहीं, है अगर वहाँ पे। मुझे एक चीज़ बताएं ना, अगर एक चीज़ अगर हमें समझ आती है कि यार एक चीज़ में इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी नहीं हो रही, कब से विमेंस पे ट्राई किए ना हमने, कोचेज़ लगाए, किस किस किस्म के कोचेज़ लगाए, बाहर के लगाए, पाकिस्तान के लगाए, कहीं पे लगाए, चीज़ें इम्प्रूव नहीं हो रही। अगर एक कोचिंग स्टाफ से आपकी क्रिकेट इम्प्रूव नज़र आ रही है थोड़ी बहुत, तो फिर उस कोचिंग स्टाफ को आप क्यों कंटिन्यू नहीं करेंगे भाई? वो क्यों नहीं छोड़े कंटिन्यू चलेंगे, तो करेंगे? अब आपको करनी नहीं चाहिए, होते हैं, ये कंटिन्यू बात करनी नहीं चाहिए है। बस चीज़ों पे को। आखिरी पॉइंट में यही कहूँगा कि देखिए आपने चीज़ों को इम्प्रूव करना है ना, तो आपकी वुमेंस क्रिकेट के जो डोमेस्टिक कोचेज़ हैं, ठीक है ना, वो उनमें से कितने कोचेज़ आप बॉयज़ क्रिकेट में इवन जूनियर लेवल पे भी लगाएंगे, इसका जवाब मुझे कुछ दे दें। क्योंकि वहाँ पे जो काम हो रहा है वो क्वालिटी काम नहीं हो रहा है। वहाँ पे आपने कोचेज़ वो लगाए हुए हैं, मैं किसी के अगेंस्ट वो बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ कि वो शायद आप क्लब लेवल पे भी वो कोचेज़ आप नहीं लगाएंगे जो आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में लगाए हैं। आखिरी प्रोग्राम में हमारा तो फर्स्ट क्लास पे भी हमने बात करनी है। फर्स्ट क्लास सीज़न शुरू हो चुका है डिपार्टमेंट का, और पहला राउंड ख़त्म हो गया। पीटीवी ने आज जीता, उसके अलावा एसएनजीपीएल जीती, ओजीडीसीएल है, और भी टीम्स हैं। मेरा सवाल ये नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो लॉज दिए हैं उनमें से एक बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है। ये लॉज मैं ये सुन ले, फास्ट बॉलर आपसे नहीं, पूछूं। सुन ले चले, मैं कहता हूँ सुन कि पिच के ऊपर 5 मिलीमीटर ग्रास छोड़ना सुन ले। पहले राउंड में ज़रूरी है सुन ले। हर सेंटर पे। तो ग्रास छोड़ के सारे ही फास्ट बॉलर ने विकेट्स लिए हैं। अब सुन लें, मैं क्यों कह रहा हूं कि ये इस चीज से स्टार्ट करें। नहीं, आप सुन तो लें, as उसकी fast मैं bowler। रीजन बता रहा हूं ना आपको, उसकी मैं रीजन बता रहा हूं। एक अगर आप नॉर्मल मैं फास्ट बॉलर हूं ना, मुझे घास मिल जाए, वो सोच और है। हाँ। मैं सोच की बात कर रहा हूं। आपने ये जो चीजें बनाई, ये किसी सोच, किसी मकसद की वजह से बनाई। वो ये हेड कोच इनको ज्यादा डिटेल का पता है, ये पहले बात। देखिए मकसद तो आपको समझ आ रहा है ना कि यहाँ पहले पे 3 मकसद राउंड पता में होनी चाहिए। 5 से 6 हाँ, explain करते हैं मिलीमीटर, पहले। उसके बाद आखिरी जो मिडिल के 2 राउंड होंगे उसमें 2 से 3 मिलीमीटर आपने ग्रास छोड़ना है, और तीसरा जो 2 मैचेस होंगे आखिरी के 2 राउंड्स, उसमें बिल्कुल ग्रास नहीं। तो आप हाँ, मतलब ये कि पेस, स्पिन, और उसके बाद आप बैटिंग, और उसके बाद आप स्पिन ट्रैक्स के ऊपर जा रहे हैं। देखिए आइडिया बुरा नहीं है, अगर आप देखते हैं इसके अंदर कि हम अचीव क्या करना चाह रहे हैं, कि हम डिफरेंट कंडीशंस में हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट होनी चाहिए। आई एग्री ऑन इट। अब हर वेन्यू के अंदर वैसी पिच बन सकती है या नहीं बन सकती है, क्या कंसिस्टेंटली आप जो चीज़ एक चाह रहे हैं वो हर टीम को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो डिबेटेबल है। आई थिंक इस पर थोड़ा सा ये है कि अगर आपने घास का साइज़ बता दिया था 5 mm शायद आपने बताया, तो आई थिंक उसके साथ पानी का भी बता रहे थे कि पानी कितना लगाना है, क्योंकि जब ये कॉम्बिनेशन बन जाता है मैंने कि जो मालूमात ली है क्यूरेटर से, हाँ, कि बहुत ज़्यादा पानी लगा होगा, ऊपर घास है, तो फिर बैट्समैनों का तो वहाँ पे काम नहीं है ना, फिर आपको फॉल्स परफॉर्मेंसेज आपको मिलेंगी, क्योंकि उन कंडीशन में जो फास्ट बॉलर्स आउट कर रहे हैं। और फिर वो बात हम जो पहले कर रहे थे टेस्ट क्रिकेट की, कि वहाँ के लिए हमें जो फास्ट बॉलर्स चाहिए वो इन पिचों पे अब आउट करेंगे, तो आप इस परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट करेंगे, तो क्या वो जस्टिफाई हो सकेंगी चीज़ें कि नहीं होंगी, या किसी बैटर ने रन्स वहाँ पे नहीं किए हैं और आप कहेंगे जी ये बुरा प्लेयर आपका बन गया। तो थोड़ा सा हमें बैलेंस करना होगा इन चीज़ों को। फिर मैं कहूँगा कि आइडिया बुरा नहीं है ये, लेकिन इसको हम बेहतर तरीके से, इस तरह मेरी सजेशन है, कर सकते हैं कि जिस वेन्यू का जो कैरेक्टर है आप उसको रहने दें। कि अगर देखें स्टेट बैंक पे मैच हो रहा है, उसका एक है रेपुटेशन कि वहाँ घास के अच्छा पिच बनता है, तो वहाँ जो टीम खेले वो घास वाली पिच पे खेले, ठीक है ना। यूबीएल पे मैच हो रहा है तो ठीक है जी, वहाँ बैटिंग पिच हो जानी है आपकी। तीसरा नेशनल बैंक है या कोई भी और ग्राउंड आपका ऐसा जहाँ पे बॉल टर्न होता है, तो जिस टीम ने वहाँ जाना उसको पता है यहाँ पे ये कंडीशंस आपको मिलती हैं। और आगे चल के जो एक चीज़ और बेहतर करने वाली है, और ये मैं फीडबैक प्लेयर से भी लेता रहता हूँ, तो ऑब्वियसली जब टीम में आप होते हैं तो बहुत टाइम आपके पास होता है, कि अब जो एक थोड़ा सा एक सिलसिला चल निकला है ना, कि एक ही वेन्यू के ऊपर एक ही शहर के अंदर आपकी पूरी फर्स्ट क्लास, उससे आपके कैरेक्टर बिल्ड नहीं होंगे डोमेस्टिक प्लेयर जो होता है ना। क्योंकि देखिए आप ट्रैवलिंग करते हैं, डिफरेंट सिटीज़ में जाते हैं, डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट वेन्यूज़ में खेलते हैं, जब डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर आप खेलते हैं मौसम के एतबार से, तो आपकी डेवलपमेंट बेहतर तरीके से होती है, बजाय कि एक ही शहर के अंदर आपका 2-2, 3-3 महीने आपने गुजारने और उन्हीं ग्राउंड पे आपने बार बार खेलना है। आई थिंक इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से प्लान करके कि मौसम के हिसाब से जहाँ जहाँ अवेलेबल है आप इसको वेन्यूज़ को आपको शिफ्ट करना चाहिए। एक तो पिचेस के हिसाब से, दूसरा इन्होंने जो ट्रैवल का हिसाब बताया, ये अच्छी बात है। देखिए हमेशा आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए, ये नहीं है कि सिर्फ एक ही शहर में हो। अगर सिंध में सारी क्रिकेट हो रही है तो दूसरी तरफ नहीं हो रही, अगर पंजाब में हो रही है तो और सूबों में नहीं हो रही, ये नहीं। ये एक तो आपने पाकिस्तान को ये बताना है, अपने बच्चों को ये बताना है कि भाई आप हर जगह पे क्रिकेट खेल रहे हैं,
उसके बाद आप अपने शहर का एक फ़ायदा लेते हैं। होम अवे की जो बात हो रही होती है ना, बेसिकली होम अवे वाली बात हो रही होती है कि जी हम कराची में जाएंगे, फ्लैट पिचेस मिलेंगी, हमने वहाँ रन्स करने हैं। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जाएंगे, वहाँ ज़रा बॉल स्विंग सीम होगा, मुश्किल होगा। पंजाब में कुछ ग्राउंड ऐसे हैं जहाँ पे बॉल स्विंग सीम होता है, कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे रन्स बनते हैं आपको। तो ये एक तो यही एक्सपीरियंस होता है ना जो बार बार बात करते हैं। उसके बाद अगर हम कराची की तरफ आते हैं, मौसम थोड़ा गर्म होता है। पंजाब की तरफ जाएं, ये जो मौसम है वहाँ ठंड है, सुबह ही सुबह आप भागेंगे, हाँप जाएंगे एकदम से, तो वो आपको चीज़ें बेहतर करनी, कंट्रोल करनी। ठंड बहुत ज़्यादा है, एक जैकेट से काम नहीं चलेगा, दो दो स्वेटर पहनेंगे आप, तो बॉडी आपकी यूज टू हर चीज़ से होती है। बाकी मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं इन सिस्टम की समझ आती। इतना घास दे दिया, कम दे दिया, ज़्यादा दे दिया, फलाना दे दिया। भाई घास क्या होता है, फ्लैट पिच क्या होती है, टर्निंग पिच कब क्या है, खेलने दो, जाने दो यार। लड़के खेल रहे हैं, उनको सब पता है कि यार घास वाली विकेट पे कैसे खेलना। अब मिसाल के तौर पर एक प्लेयर आपका पहले दो मैच घास वाली विकेट पे खेल ले तो कुछ नहीं करेगा, मैनेजमेंट बोलेगी बैठा दे इसको। फ्लैट विकेट आई, उसको बैठा दिया, दूसरे ने खेल के रन कर दिए, तो उसका क्या कसूर है? हाँ, ये चैलेंज आएगा, ये मुझे भी आएगा। ठीक है, ये तो इन पे भी आएगा, इनको प्रॉब्लम आएगी, सबको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो वो बोलेगा यार सर आपने मुझे दो घास वाली भी खिला दी है, और जो फ्लैट की बात है आपने किसी और को खिला दिया। ठीक है, अब दूसरे एक फास्ट बॉलर को फ्लैट पिच पे खिला दिया, उसको रन्स हो गए, दूसरे को आपने घास पे खिला दिया, वही कोच को बोलेगा सर आपने उसको घास पे खिला दिया, उसने 5 आउट कर दिया। 100% बातें होंगी यार। ये जो चीजें हैं ना भाई, अपनी समझ से बाहर है। सीधी सीधी क्रिकेट खिलाओ भाई, लड़के खुद सीखेंगे कैसी विकेट पे कैसी बॉलिंग करनी है। ठीक है, कैसे क्या करना है सब सीखेंगे भाई। ये हम बस दुनिया के पीछे लग जाते हैं, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। नॉर्मल क्रिकेट खेलो भाई, जो नॉर्मल क्रिकेट खेलें, नॉर्मल प्रोग्राम चलाएं। तो अब प्रोग्राम खत्म करने का वक्त आ रहा है। कुछ बातें रह गई हैं डोमेस्टिक के हवाले से, क्योंकि सीज़न चल रहा है। हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते जब आएंगे तो उस मौजू पर भी बात करेंगे। कुछ लड़कों को मौके नहीं दिए जाते डोमेस्टिक से, उस तरह से मौके मिलते नहीं, क्योंकि मेरा मिलना मिलाना होता है लड़कों से और उनके जज्बात मैं आप तक पहुँचाना चाहूँगा। ये था आज का हमारा प्रोग्राम 2025 का रैपअप हमने किया। वसीम साहब आपका शुक्रिया, तनवीर साहब का बहुत शुक्रिया, और आप सबको 2026 नया साल जो कल से शुरू होगा उसकी मुबारक हो, और आपके लिए साल अच्छा गुजरे, पूरे पाकिस्तान के लिए साल खुशियों भरा हो, और आगे आने वाले सालों में भी पाकिस्तान फरे फूले और तरक्की करे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, खुदा हाफिज़।